नमस्कार। आपदा के सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। तो आपदा के सामना के आज के इस अंक में हम बहुत ही गहनता से, बारीकी से विचार करेंगे कि आखिर ये जो समस्या है, भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन, इन समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। इसमें जो तमाम एजेंसीज हैं सरकार की तरफ से, वो किस तरह का रोल प्ले कर सकती हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरह से पहले से बता सकते हैं कि इस तरह की चीजें होने वाली हैं, क्या ये संभव है, क्या ये मुमकिन है, किस तरह की तकनीकी विकास इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। इन तमाम विषयों पर बहुत ही विस्तार से समझने और जानने के लिए, आपको समझाने के लिए तीन बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा दें। हमारे साथ श्री कृष्ण एस वत्स सर हैं, जो कि सदस्य हैं एनडीएमए के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर देवी प्रसाद कानूनगो जी, जो कि चीफ साइंटिस्ट और ग्रुप हेड हैं CSIR CBRI रुड़की से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर VD रॉय सर, जो कि डायरेक्टर हैं सेंट्रल वाटर कमीशन से। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत वत्स सर मैं आप ही से करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि हर साल इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को और समझने को मिलती हैं। बाढ़ जैसी जो एक समस्या है, बीते कई वर्षों से भारत इस समस्या से जूझ रहा है। एनडीएमए के लेवल पर, सरकार के लेवल पर किस तरह की चीज़ें आप लोग कर रहे हैं? IMD का अलर्ट आता है, तो उस अलर्ट के अनुसार हम राज्य शासन को, राज्य सरकारों को हम आगाह करते हैं कि हम आप आवश्यक तैयारी करें, लोगों को सुरक्षित जगहों में पर ले जाएं, और जो NDRF, SDRF और जो स्थानीय स्तर पर जो रिस्पॉन्डर्स हैं उनकी तैनाती करें, नावों की व्यवस्था करें, फ्लड शेल्टर्स की व्यवस्था करें। तो ये सारी जो तैयारियां होती हैं वो एक स्टैंडर्ड उसका एक तरीका होता है, एक SOP होता है, उस हिसाब से हम करते हैं। तो और उसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है, और जो बाढ़ के कारण जो जान माल की हानि होती है उसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन होता क्या है कि हाल के दिनों में जो बारिश होने लगी है उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। जो बारिश जो है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो एक तो भूस्खलन की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, और दूसरा पानी का स्तर बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ता है, तो फ्लैश फ्लड की स्थिति हो जाती है। तो फ्लैश फ्लड और भूस्खलन में लोगों की के जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जहाँ भी इस तरह की परिस्थिति बनती है वहाँ लोगों को थोड़ा सुरक्षित जगह पर जाने की आवश्यकता है। मैदानी इलाकों में क्या होता है, पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है तो खतरा उतना नहीं होता है, लेकिन पहाड़ी भागों में है पानी का स्तर बहुत तेज़ी से, नदियों में भी पानी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जब भी तो फिर वहाँ पर लोगों के डूबने की और ढलानों का, जो पहाड़ों के टूटने की जो प्रक्रिया है, स्खलन की प्रक्रिया है, वो तेज़ हो जाती है, और उससे थोड़ा सा लोगों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, सुरक्षित ठिकानों पर उन्हें आश्रय लेने की आवश्यकता है। और उसके लिए हम अलर्ट इशू करते हैं, रेड अलर्ट इशू करते हैं। राज्य शासन काफ़ी उसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन वो इतने बड़े विस्तृत भूभाग में होता है कि कुछ ना कुछ उस पर खतरा आ ही जाता है। लेकिन सर, हमने बीते दिनों देखा केरल में जब इस तरह घटना हुई, कई लोगों की जान चली गई। हालांकि एनडीएमए ने और बाकी जो राहत एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, लेकिन वही बातें कि क्या इस तरह की चीज़ों को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या वो तकनीक हमारे पास है, और अगर है तो फिर आने वाले दिनों में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पूरे ज्योग्राफी में? अब अगर केरल में वायनाड की बात करें तो एक बहुत ही कम समय में, एक दिन में 400 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई, और वो भी रात का समय था। तो जब इतनी बारिश हुई तो वो लैंडस्लाइड की घटना हुई। तो और लोग पहाड़ों पर जो थे वो ढलान पर रहते थे, तो
और ढलानों का भी थोड़ा सा उसमें उसकी ये स्थिति अभी बनी हुई है कि ढलानों पर का जो विकास होता है वो सुनियोजित तरीके से विकास नहीं होता है। ढलानों पर जो ड्रेनेज की समस्या है कि वो जो पानी का निकास होता था वो अब अवरुद्ध हो चुका है, चूँकि लोग ज़्यादा संख्या में वहाँ रहते हैं। तो इन सब कारण से जो है सो कोलैप्स की संभावनाएं ढलानों पर हैं वो बढ़ जाती हैं। अब इसके लिए अर्ली वार्निंग की आवश्यकता है। अर्ली वार्निंग हम देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो भूभाग है उसमें बहुत जो प्रिसीजन की ज़रूरत होती है अर्ली वार्निंग में, वो लैंडस्लाइड्स के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत प्रिसीजन नहीं है। वो मुझे लगता है कि उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सेंसर्स का और भी डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य कई जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आगामी 2-4 वर्षों में हम अर्ली वार्निंग में भी ज़्यादा हम प्रिसीजन ला सकेंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित किया गया है जो कि हम सारे जो पहाड़ी भूभाग के प्रदेश हैं उसमें हम उसका कार्यान्वयन कर रहे हैं। ठीक है। अब रॉय सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप सेंट्रल वाटर कमीशन से बिलोंग करते हैं। कई बार खासकर केरल में भी या फिर ऐसे राज्यों में जहाँ बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं और वहाँ पे जब भारी बारिश होती है उसमें पानी इकट्ठा होता है, कई बार इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि रिजर्वायर भी फुल हो जाता है, उसको खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में जो लो लेवल इलाके के जो लोग रहते हैं, कई बार उन्हें कहा जाता है कि आप सही जगह पे चले जाएं, सुरक्षित जगह पे चले जाएं ताकि आपकी जान बच सके। बावजूद उसके कई बार इस तरह घटनाएं होती हैं कि जब गेट खोले जाते हैं तो काफ़ी लाखों लाख लीटर पानी निकलता है और उससे दूर दूर तक लोग प्रभावित होते हैं, जो खेत खलिहान है वो प्रभावित होते हैं। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण को लेकर सेंट्रल वाटर कमीशन जो सूचनाएं देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसमें किस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ रोल उठाया जाता है ताकि जान माल का नुकसान है वो बहुत ही मिनिमाइज किया जा सके? धन्यवाद। बिल्कुल सही और प्रासंगिक जो प्रश्न है आपने मुझसे किया है। हमारी ज़रूरतें थी कि पानी का संचयन किया जाए क्योंकि मौसम में ही ज़्यादातर बारिश होती है और उसका बाद में हम सदुपयोग कर सकें, तो इसलिए बांध हमारी आवश्यकता थी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे पास हो तो ये हमारी प्रवृत्ति बन गई कि हम जलाशयों को भर करके रखें। लेकिन आजकल अचानक जब जलाशयों के ऊपरी भाग में जब तेज़ बारिश होती है और उस समय बहुत ज़्यादा पानी आने की संभावना जब बढ़ जाती है तो गेट को अचानक खोलना पड़ता है और उसकी वजह से जो नीचे के इलाके हैं उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठे आ जाता है और लोगों को असुविधा होती है। इस संदर्भ में कुछ कदम हाल के वर्षों में उठाए गए हैं। पहला कि ये अचानक बांधों से पानी न छोड़ा जाए, थोड़ा थोड़ा करके पहले से छोड़ करके उसको खाली रखा जाए। इसके लिए उन जलाशयों, ज़्यादा से ज़्यादा जलाशयों में जो बाढ़ का पूर्वानुमान है केंद्रीय जल आयोग देता है, उसका नाम है इनफ्लो फोरकास्ट। जो फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है सेंट्रल वाटर कमीशन का, उसमें एक इनफ्लो फोरकास्ट सिस्टम है। आज के दिन उसकी संख्या 140 पिछले साल थी, इस साल 10 और हमने बांधों को उसमें और जोड़ा है। तो करीब 150 बांधों के लिए हम इनफ्लो फोरकास्ट देंगे, जिसके आधार पे बांध का जो गेट रेगुलेशन करते हैं उनको एक अग्रिम जानकारी मिल जाती है कि इतना पानी अगले कुछ दिनों में आने की संभावना है, जिसके आधार पे पहले से वो खाली कर लें। दूसरा कि हमने जो बाढ़ प्रभावित बेसिन थे, नदी बेसिन, उसमें हमने इंटीग्रेटेड रिजर्वायर ऑपरेशन, क्योंकि ये जलाशय या बांध एक ही एजेंसी के पास नहीं होती, अलग अलग एजेंसी के पास होती है। तो इसलिए वो उसका ऑपरेशन वो ये सोच कर करते हैं कि हमने ये छोड़ा है और इससे आगे पीछे और दूसरे जलाशयों से पानी छोड़े जा रहे हैं, उसके साथ दोनों का मिला जुला या 3 बांधों का जो छोड़ा गया पानी मिला जुला क्या असर होगा, उससे बहुत हद तक अनभिज्ञ थे।
तो इसलिए एक इंटीग्रेटेड रिजर्वायर ऑपरेशन की पॉलिसी बहुत पहले लाई गई है और हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है, उसमें पॉलिसी लाया गया है। 8 बेसिन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कुछ नियमित रूप से बाढ़ जो लाती है उन बांधों को, और उसमें एक टीम बना दी गई है और उसको कहते हैं फ्लड क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। उसको मूल रूप से जो केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय है उसके अधिकारी उसको ड्राइव करते हैं, और उसमें जो बांध के अधिकारी हैं उनको सबमिट करके और उसको नियमित रूप से हम मानसून में बैठ के करते हैं और सेंसिटाइज करते हैं कि भाई आपके बांध इतने बढ़ गए हैं, आप पहले से पानी छोड़ करके रखें, खाली करके रखें, ताकि ये इस तरह की स्थिति नहीं हो। तीसरा है कि बांध से संबंधित, चाहे वो बांध टूटने की संभावना हो या बांध से अचानक पानी छोड़ने की संभावना हो, इसको ध्यान में रख करके डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में पास कर दिया गया पार्लियामेंट द्वारा। उसके अंतर्गत नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और प्रोजेक्ट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करके, और उसमें जो सही कदम है खास करके कि जब भी बांध से पानी छोड़े जाए तो जो डाउन स्ट्रीम है उन इलाकों को ससमय उनको जानकारी दे करके कम किया जाए। और उस संस्था ने अभी क्या किया है कि जितने बांध हैं उनके डाउन स्ट्रीम में अलग अलग पानी को छोड़ने के बाद कौन कौन से एरिया में बाढ़ जाएगी उसका वो मैप तैयार कर रहे हैं। बहुत सारा तैयार कर लिया सीडा के थ्रू, और उसकी अग्रिम जानकारी साझा करेंगे। ठीक है, और यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बाढ़ खतरनाक हो सकती है, बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सीवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास सफाई रखें तथा बीमारियां न फैलने दें। ताजा पका हुआ भोजन या भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि खाएं। केवल उबला या क्लोरीन युक्त पानी पिएं। पलायन से पूर्व बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। फर्नीचर और अन्य सामान ऊंचे स्थान पर रख दें। नाली और शौचालय की निकासी मार्ग को बंद कर दें। अपनी आपातकालीन किट अपने साथ अवश्य ले जाएं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तैयारी में ही समझदारी। हर लिप का एक गेम प्लान होता है, सिर्फ ताकत ही काफी नहीं, मुश्किल वक्त पर सही फैसला लेना भी जरूरी है। आग, बाढ़ या किसी भी अन्य आपदा में भी घबराहट से नहीं, ठंडे दिमाग से फैसला लो, क्योंकि मुश्किल वक्त में आपका सबसे जरूरी गेम प्लान है इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112। जब मुश्किल हो भारी, 112 डायल करने की रखो तैयारी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा का सामना के आज के संग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, समसामयिक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बाढ़ और भूस्खलन, और उसको लेकर हम कितने सतर्क हैं, हमें कितने सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करें। हमारे साथ कानूनगो सर भी हैं जो कि जियो साइंटिस्ट हैं और भूगर्भ विज्ञान को बहुत अच्छे से जानते हैं। सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, भूस्खलन होते हैं, उसके पीछे जियोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं या मैनमेड जो फैक्टर्स हैं, जो इंटरवेंशन है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, या फिर दोनों का मिक्सचर है? देखिए, जो भूस्खलन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें ज़मीन जो है अपने जगह छोड़ देती है, वो नीचे खिसक के आती है। जो पर्वतीय क्षेत्र में हम ढलान की बात करते हैं, उसमें तो ज़मीन तो जो है, जो मिट्टी है, जो चट्टानें हैं, वो तो इन्वॉल्व है ही, क्योंकि वो प्रोसेस उसी में होता है। दूसरा ये है कि एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक नेचर हमको बैलेंस दे रखा है कि वो ज़मीन वहीं पर रहे, लेकिन उसमें जो एक्सटर्नल है, हमारा जो प्रेसिपिटेशन है या क्लाउड बर्स्ट के रूप में आप बोल रहे हैं, या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी ज़्यादा स्नोफॉल होता है, कभी स्नोफॉल कम होती है, स्नो मेल्टिंग होती है, या फिर अर्थक्वेक आ जाए। तो जब ज़मीन को हम एक वाइब्रेशन देंगे तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा।
ये सब चीजें ऐसा है कि जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, ये प्रकृति है, तो ये इसको बदल नहीं सकते हैं। तो इसमें जो हम जिसमें प्रयास कर सकते हैं वो है हमारा इंटरवेंशन विथ नेचर। जैसे हमको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या टनलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना है, या कहीं हमारा अर्बनाइजेशन होना है, या गांव में एक मकान बनाना है, तो उसमें हम नेचर का बैलेंस को थोड़ा मेंटेन रखें। और उसके लिए हमारे पास तरीके, टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, हमारे पास नॉलेज भी है अलग अलग, सिविल इंजीनियरिंग का, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का, हर दिशा में हमारे पास है। हम समक्ष हैं कि वो कर सकते हैं, लेकिन हम कहां तक उस चीजों को, और एक मैसेज दूंगा कि कहीं एक अगर हम मकान बनाने या रोड बना रहे हैं तो हम पूरा पर्वतीय ढलान को नजर में रखते हुए उस तरह का मिटिगेशन मेजर्स में, ना कि हम जहां रोड बना रहे हैं रोड के ऊपर का हिस्सा को हम देखें, लेकिन वैली साइड में भी जरूरत है देखने के लिए। तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेके अगर हम संतुलित तरीके से काम करेंगे तो कम से कम आपदा काम सामना कर। लेकिन मेरा एक और मेरा सवाल होगा कि इस तरह की चीज़ें जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं हिमालयन स्टेट में ज़्यादा होती हैं बनिस्बत कंपैरेटिवली जो ईस्टर्न घाट्स के जो स्टेट्स हैं या वेस्टर्न घाट्स के जो स्टेट्स हैं, वहाँ उतनी समस्या है लेकिन उतनी नहीं है। हिमालयन स्टेट्स में हर साल, चाहे वो हिमाचल की बात कर लें या फिर उत्तराखंड की बात कर लें, इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, जो हिमालयन स्टेट्स या हिमालय, इट्स ए यंगेस्ट माउंटेन चेन। आप अगर ग्लोब में देखेंगे स्टिल इट इज अपलिफ्टिंग। यंग माउंटेन है, उसका अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज, हमारे जो जियोलॉजिकल फॉल्ट्स है, थर्स्ट है, और जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉलिजन ऑफ टू प्लेट्स, तो उस स्ट्रेस के वजह से हमारे हिमालय में तो इसीलिए जब हिमालय इवॉल्व कर रहा है तो उसका जो सिस्टम है, जो सेटअप है, वो फ्राजाइल है। और दूसरा, अगर आप वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स के साथ कंपेयर करेंगे, इसका मॉर्फोलॉजी अलग है। आप देखेंगे बड़े बड़े पहाड़ हैं और स्लोप एंगल 80 डिग्री 70 डिग्री उस तरह का खड़ी है, लेकिन आप अगर वेस्टर्न घाट्स का, वो हिलक्स है, वो माउंटेन्स नहीं है। तो इसलिए स्लोप एंगल भी कम है। और उसके बाद आप हिमालयन रिवर सिस्टम को देखिए, वो किस ऑल्टीट्यूड से प्लेन में किस ऑल्टीट्यूड में आते हैं। जब आते हैं वो इरोड करके बहुत सारे जो संतुलन है वो उसमें भी, मतलब जो सर बताए बच्चा सर की जियोमॉर्फोलॉजी, रिवर मॉर्फोलॉजी, वो सारे इवॉल्व कर रहे हैं। तो इसीलिए हिमालयन क्षेत्र में ये भूस्खलन ज्यादा हो रहा है। और हिमालय क्षेत्र जो है, जो हमारा सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, काफी सेंसिटिव है भूकंप के नजरिया। मैं इन्हीं बातों को सर आपके पास लेके आना चाहूँगा, क्योंकि सेंसिटिव एरिया, यंग माउंटेन, हिमालयन का स्टेट, आपको लगता है कि एनडीएमए की तरफ से जब राहत और बचाव की चीज़ें आती है और आप लोग भी एक मैपिंग करते हैं, तो हिमालयन स्टेट्स में चीज़ों को संभालना, वहाँ रेगुलेट करना, और बाकी जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स है वहाँ के स्टेट्स में, उसमें आप लोगों के लेवल पर किस तरह की चीज़ें होती हैं? तो हिमालयन प्रदेशों की संवेदनशीलता तो ज़्यादा है, यह बात निश्चित है। और इसके लिए ही 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से निधि की व्यवस्था की थी कि ताकि भूकंप और भूस्खलन की समस्याओं से निपटा जा सके। और उन अनुशंसाओं के अनुरूप ही इन सारे प्रदेशों में हमने राष्ट्रीय कार्यक्रम लिया है। अभी हमने एक भूस्खलन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लिया है जिसमें ये सारे राज्य सम्मिलित हैं, और इस कार्यक्रम के तहत हम अर्ली वार्निंग की व्यवस्था कर रहे हैं और हम मिटिगेशन की भी बात कर रहे हैं। जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं तो हम ढलानों पर वो कौन से ऐसे कदम हैं जी लिए जाने चाहिए जिसके कारण ढलानों की सुरक्षा बनाए रखी जाए। ढलानों का जो विकास है वो ज़्यादा सुनियोजित तरीके से हो।
ढलानों पर वेजिटेशन हो, ढलानों पर अच्छे से हम रिटेनिंग वॉल बना सकें, जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, उनको हम इकट्ठे ला करके ढलानों को सुरक्षित रखें। तो अगले 5 वर्षों में हमारा यह प्रयास रहेगा कि जहाँ कहीं भी भूस्खलन के लिए जो संवेदनशील जगह है, वहाँ पर हम इस तरह की योजनाएं ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका हम कार्यान्वयन ज़मीनी स्तर पर कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ ही अर्ली वार्निंग के लिए भी मैंने कहा था कि हमें एक बड़े संख्या में सेंसर्स लगाने की ज़रूरत है, और क्योंकि सेंसर से ही हम दोनों चीज़ों को देख सकते हैं, बारिश को और जो वहाँ पर बारिश के कारण जो ओवरबर्डन है और उसके कोलैप्स करने की संभावना है, ये दोनों को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगले 5 सालों में सेंसर्स की भी संख्या, हम ज़्यादा सेंसर्स लगा सकेंगे और एक बड़े स्तर पर हम मिटिगेशन के कार्यक्रम भी ले सकेंगे। लेकिन सर, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है पहाड़ों में, और इसको लेकर कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी। आपकी बिल्कुल बात सही है और हर राज्यों से हमारी अपेक्षा है, हमने इसके लिए निर्देश भी हम इशू कर रहे हैं कि कम से कम ढलानों के विकास के लिए आवश्यक रेगुलेशंस इशू किए जाएं। इस तरह के इनडिस्क्रिमिनेट जो डेवलपमेंट है, जिसके कारण पहाड़ों का टूटना, चट्टानों का टूटना, ये सब, इसको थोड़ा टाला जा सके। विकास आवश्यक है, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ढलानों पर हम वेजिटेशन को फिर से पुनर्स्थापित कर सकें, और जहाँ जहाँ भी इस तरह की संभावनाएं हैं, वहाँ हम रिटेनिंग वॉल और इस तरह के कुछ गैबियन वॉल्स, जो वायर मेश है, इन सारी चीज़ों की हम व्यवस्था कर सकें ताकि ढलानों की सुरक्षा बनी रहे। तो समय की कमी है, आखिर में सबसे एक कमेंट बस सर आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात जब भी आती है, NDMA, NDRF को लोग याद करते हैं। बारिश की बात आ जाए, बाढ़ की बात आ जाए, भूस्खलन की बात आ जाए, आप लोग और अपने आप को कितना स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि इस तरह की समस्याओं को कम से कम किया जा सके और मिटिगेट किया जा सके? जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा जो रिस्क है, उसका जो स्वरूप है वो बदल रहा है। वो ऐसा नहीं होता है कि अब एक खास जगह पर बहुत बड़ी स्थिति बन जाए। एक बड़े भूभाग में वो रिस्क की बात आती है। तो जब इस तरह की बात आती है कि पूरे प्रदेश में थोड़ा कहीं न कहीं छोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो लोकल लेवल पर प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता बढ़ गई है। तो गांव के स्तर पर, ब्लॉक्स के स्तर पर, छोटे शहरों के स्तर पर, उस तरह एक स्थानीय जो प्रिपेयर्डनेस है वो होना चाहिए सामुदायिक लेवल पर। और उसके लिए जो हमारे रिस्पॉन्डर्स हैं, उनका भी कई लेयर्स होने चाहिए। NDRF एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, लेकिन NDRF के साथ साथ SDRF की व्यवस्था होनी चाहिए, होम गार्ड, सिविल डिफेंस की भी बात होनी चाहिए, और जो आपदा मित्र हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी बात होनी चाहिए, और समुदाय के स्तर पर भी थोड़ी सी ये इसके लिए तैयारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह की घटना हो जाए, है ना। एक छोटे से गांव में, कहीं दूर सुदूर गांव में कहीं एक छोटी सी घटना हो गई और 1-2 लोग मर गए, तो ऐसा होता है आजकल। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह 40 लोग मर गए और 50 लोग मर गए, इस तरह से नहीं होता है। तो ये जो इस तरह से जो रिस्क का जो स्वरूप बदल रहा है, उसके लिए ये स्थानीय स्तर पर प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। और हमारा यही प्रयत्न है कि हम लोकल लेवल पर रिस्पॉन्डर्स को हम ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको ट्रेन कर सकें, और उनको हम इन सब घटनाओं के लिए तैयार कर सकें। कानूनगो सर, आखिर में आपसे कि किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे कि जियोलॉजिकली तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो ह्यूमन इंटरवेंशन है पॉलिसी के लेवल पे, प्लानिंग के लेवल पे, उस पर हम सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। देखिए, इस मामले में मैं 2 अहम चीज़ बोलूँगा कि एक जो भूस्खलन है उसका इंटेंसिटी को कम करना है, उसका सिवियरिटी को कम करना है। दूसरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रेजिलियंसी को बढ़ाना है। तो अगर इंटेंसिटी को कम करना है तो उसको हमको प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए कौन कौन सा एरिया भूस्खलन हो सकते हैं, अगर हम
फ्यूचरिस्टिक असेसमेंट कर सके और उस एरिया में जैसे बच्चा सर बोले मिटिगेटिव मेजर्स पहले से ले ले भूस्खलन आने से पहले। और दूसरा हम इंस्ट्रूमेंटेशन मॉनिटरिंग चाहे सैटेलाइट बेस्ड हो या जमीन में सेंसर लगा के हम मॉनिटर करें कि इतनी गति से ये मूव कर रहा है तो इस तरह का मेजर्स इसको जरूरत है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा जो मकान अभी है, जो हमारा हाउसिंग स्टॉक्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ाना है भूस्खलन के तरफ, तो इसलिए उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। या नाली के एलंग अगर हमारे कोई मकान है, हम एक रेगुलेशन लाए कि 25 मीटर का बफर में कोई नया मकान ना आना चाहे या जो मकान ऑलरेडी है उनको हम रीसेटल करें, ताकि हम एक रिजिलियंट सोसाइटी के तरफ और प्रिपेयर्डनेस के तरफ ध्यान दें, तो हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। और सरकार का सबसे ज्यादा इसी तरफ ध्यान है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हो सकते। ठीक है, बहुत ही अहम बात है। राय सर, आपके पास आखिर में कि वाटर कमीशन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कह लें, आने वाले दिनों में हम किस तरह का और भी इंटेंसिव रोल देख सकते हैं फ्लड मैनेजमेंट की दिशा में? पहला है कि केंद्रीय जल आयोग बाढ़ पूर्वानुमान देता है और ये नोडल एजेंसी है, तो समय से शुरू से ही अपने जो नेटवर्क है उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंड कर चुका है। फ्यूचर में ये है कि हम जो जहाँ पे बाढ़ आ रही है और हमारा नेटवर्क नहीं है तो हम एक्सपेंड करेंगे, पहला। ठीक है। दूसरा है कि जो अभी कानूनगो साहब ने भी कहा कि फ्लड प्लेन जोनिंग वो ज़रूरी है ना, वो सबसे ज़रूरी है। कितना भी हम हर तरह का प्रयास कर ले, जब तक फ्लड प्लेन जोनिंग नहीं होगा उसमें जो नदी का जो बहाव क्षेत्र है या इलाका है उसको हम इंक्रोचमेंट से मुक्त नहीं रखेंगे तब तक नहीं। तो उसके लिए केंद्रीय जल आयोग फ्रेमवर्क बना चुका है और उसके लिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि उस पर अमल करें। ठीक। आखिर में सर, वत्स सर, 10 सेकंड में कुछ अपील अगर हमारे दर्शकों से आप करना चाहें। जब भी IMD रेड अलर्ट इशू करता है तो लोगों को निश्चित रूप से आवश्यक कदम लेने चाहिए। लोगों को बारिश की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं। घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को आवश्यक जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए। बाहर निकलना नहीं चाहिए और अपने को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के खतरे हैं। बाढ़ के खतरे, भूस्खलन के खतरे, लाइटनिंग के खतरे। तो अपने को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आप पर भी है और आप अपने को ज़रूर वो सुरक्षित रखें। आप IMD के जो अलर्ट्स हैं उनको फॉलो करें। एक सचेत ऐप है हमारा, उसको आप डाउनलोड करें और उसके हिसाब से आप अपना उसको फॉलो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वत्स सर, इन तमाम बातों के लिए। बहुत ही विस्तार से हमने आज बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कानूनगो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का इस विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपदा का सामना के इस अंक में आपने विस्तार से जाना, बाढ़ को लेकर, भूस्खलन को लेकर, इसके पीछे क्या क्या साइंस है, सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में NDMA की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और आपको भी किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। इन तमाम विषयों पर हमने आज विस्तार से बातचीत की। तो आपदा के सामना के आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है।